हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरबीआई ने रिसेंटली जो रेपो रेट बढ़ाया है उसका आपके होम लोन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है और उस इम्पैक्ट को हम कैसे नलीफाई कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे। मैं आपको अपने खुद का होम लोन का कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि मैंने ये होम लोन इंटरेस्ट का कैसे फायदा उठाया और कैसे मैंने इसके ऊपर जो एडिशनल मुझे चार्जेस लग रहे हैं उसको नलीफाई किया। तो इसका पूरा एक कैलकुलेशन है और आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए बताऊंगा और मेरा जो होम लोन चल रहा है उसका भी पूरा डिटेल दिखाऊंगा। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो मेरी होम लोन जो है वो HDFC में चल रही है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज हुआ है। कोरोना के बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली नीचे आए हैं। ठीक है, अब इसका फायदा तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि मेरा जो टैक्स प्लानिंग था वो पूरा टैक्स प्लानिंग यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो गया। लेकिन ये कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे जो पैसे है वो जितने बचे उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब इससे रिवर्स होता है, जब आपका रेपो रेट बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 6.8% का जो होम लोन का रेट था वो 7.2% हो गया। और कल ही मुझे एक नया मेल मिला है कि जिसके अंदर लिखा है 0.25% यहाँ पे आपका एडिशनल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 7.45%। ठीक है, अब ये दिखने में तो थोड़ा छोटा लगता है कि आधे परसेंट में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ये कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हमारा जो EMI है वो फिक्स रहता है और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारा टोटल नंबर ऑफ EMI बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको ज्यादा साल तक EMI पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे बचने का एक रास्ता है, तो वो रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ होम लोन कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आपका 20 लाख का लोन था। ठीक है, तो जनरली 4-5 साल में तो ये 20 लाख का 20 लाख के आसपास ही रहता है, सिर्फ 1-2 लाख का ही फर्क पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 10 ईयर 12 ईयर लिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो होम लोन 10 ईयर बचा है वो 140 मंथ का बचा है। ठीक है, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ ले लिया, वो कुछ 11 पॉइंट समथिंग आ रहा था। और यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लास्ट में था वो 6.8% था। तो आप देख सकते हैं कि जो EMI उस हिसाब से बनता है वो 20.355,000 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे जो टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है 9.31 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फिगर इसलिए लिखे क्या कि जब दूसरा कैलकुलेशन करें तो याद रहे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7.45%। ठीक है, तो जैसे ही 7.45% किया तो यहाँ पे कैलकुलेटर है, इसीलिए यहाँ पे आपका EMI इंक्रीज हो गया, लेकिन रियलिटी में आपका नंबर ऑफ EMI बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। लेकिन आसानी के लिए मैं यहाँ पे ये जो नया EMI बन के आया वो भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना मिला, लगभग 700 रुपये का। ठीक है, पर मंथ आपका 700 रुपये का ज्यादा EMI आया। ठीक है, और उसके सामने आप जो लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो लगभग बन गया आपका 10.31 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नुकसान कितना गया, 1 लाख रुपीज का। ठीक है, तो नंबर ऑफ EMI बढ़ेंगे या फिर आपका EMI बढ़ जाएगा, दोनों में 1 लाख रुपए का आपका मोटा मोटा नुकसान होगा। ठीक है, अभी 1 लाख रुपए का नुकसान कैसे रिकवर करना है। अगर मान लीजिए कि आपने जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा उसके साथ आपने अपना EMI 700 रुपीज इंक्रीज कर लिया, तब तो आपका ये जो टेन्योर है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने में प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 लाख रुपए है उसके ऊपर में अगर मैं 20% भी कैलकुलेट करता हूँ, मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है 10 लाख रुपए के आसपास है, तो 20% में अगर कैलकुलेट करता हूँ तो भी आपका यहाँ पे बेनिफिट कितना होता, लगभग 2 लाख रुपीज का। ठीक है, अगर आप EMI इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा कि ये जो इंटरेस्ट है वापस से कम हो जाएगा और यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट में भी थोड़ा सा लॉस होगा। लेकिन एक दूसरा रास्ता है कि जिसके जरिए आप अच्छे से इस मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो 700 रुपये का आपका EMI इंक्रीज हुआ है उसको आपको इंक्रीज ना करते हुए आपको ये 700 रुपये इन्वेस्ट करने हैं SIP में। ठीक है, अब कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वो मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम SIP में इन्वेस्ट करने से क्या होगा वो हम समझ लेते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ SIP कैलकुलेटर में। तो मान लीजिए कि आपने 700 रुपये का एक SIP चालू कर दिया, आपको 12% रिटर्न भी मिलता है और आप 12 ईयर तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका ये जो रिटर्न है वो लगभग 1,24,000 का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और ये रिटर्न है, तो आपके पास एंड ऑफ द ईयर इतना अमाउंट आएगा 2.25 लाख। अगर आप चाहे तो एंड ऑफ द ईयर ये जो जितना भी प्रिंसिपल बचा है उसको आप डायरेक्टली रीपेमेंट कर दीजिए और अपना होम लोन क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो 12 ईयर में आपका होम लोन कंप्लीट हो गया।
लेकिन लास्ट में यहाँ पे आपको जो पेमेंट आएगा वो ओनली 1.25 लाख के आसपास ही आएगा। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है वो आपके पास वैसे के वैसे ही बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज़ का एडिशनल बेनिफिट हो गया और साथ में ही आपका जो इंटरेस्ट आपने ज़्यादा पे किया है उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैपिटल गेन हुआ है, लेकिन कैपिटल गेन कितना होगा 1 लाख का। ठीक है, तो 1 लाख के कैपिटल गेन तक तो आपको 0 टैक्स देना है। ठीक है, लेकिन सामने आपने जो इंटरेस्ट पे किया है उसके सामने आप क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस किया है, तो वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो आपके लिए SIP चालू करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि SIP किस में चालू करें और आप यहाँ पे ये जो 12% इंटरेस्ट दिखा रहे वो सही में मिलता भी है या नहीं। तो एक्चुअल में आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12% के आसपास रिटर्न आराम से 10 से 15 साल में बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, मान लीजिए कि जो 12 ईयर आपका खत्म होने वाला है उसी ईयर अगर मार्केट डाउन हो गया फिर भी आपका यहाँ पे 12% ना कैलकुलेट करते हुए 10% रिटर्न तो बन ही जाता है। ये जनरली मैंने पास्ट डेटा से जो कैलकुलेशन किया है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होना रेयर केस में हो सकता है कि आपका जिस टाइम पे मैच्योर हो रहा है उसी टाइम पे मार्केट गिरा हुआ है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि 1-2 साल और वेट कर जाना है और 2 साल के बाद विड्रॉल करना है। तो इस तरह से भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी SIP हम चालू करें। तो सबसे पहले आपको SIP चालू करनी चाहिए ELSS फंड में। अगर आपका ATC के अंडर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो मान लीजिए कि आप 1.5 लाख का लिमिट पूरा नहीं कर रहे, तो सबसे पहले आपको 1.5 लाख का ATC के अंदर लिमिट पूरा करना चाहिए और यहाँ पे उस हिसाब से आपको SIP चूज कर लेनी चाहिए। अब ELSS फंड जो है उसमें मैंने पर्सनली 3 अलग अलग फंड में इन्वेस्ट किया है। अब जनरली मैं प्रीफर करता हूँ एक ही फंड में इन्वेस्ट करना, लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पास 3 अलग अलग फैमिली मेंबर के अकाउंट है, उसमें मैंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला फंड है एक्सिस ELSS फंड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ग्रोथ फंड ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर ही आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप डिविडेंड वाले या फिर रेगुलर टाइप के फंड सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको 1-2% का लॉस हो सकता है। दूसरा है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। ठीक है, और तीसरा है कैनेरा रोबेको टैक्स सेवर फंड। और मैंने ऑलरेडी एक किस तरह से फंड सिलेक्ट करना है उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था और उसी बेस पे ही मैंने मेरे फंड सिलेक्ट किए थे। ठीक है, तो ELSS फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये तीनों फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड में मैंने 2 फंड चूज किए हैं, तो वो 2 फंड है, एक तो है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, और दूसरा है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, इसको PPFAS भी कहते हैं और एक कोटक का तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे मोर देन 70% आपका पोर्टफोलियो ब्लू चिप कंपनी में ही रहेगा और बाकी का जो 30% पोर्टफोलियो है वो आपका स्मॉल एंड मिड कैप में डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क लेके अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपका मान लीजिए कि 12 की जगह 15% रिटर्न बन गया तो आपका ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको 15% का रिटर्न मिल गया तो आपका जो अमाउंट है 2.82 लाख हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप श्योर एंड कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इंडेक्स फंड के लिए एक ICICI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो वो भी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है। बाकी बहुत सारे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, वहाँ पे आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है। बाकी यहाँ पे रिटर्न में इतना ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आपकी भी होम लोन चल रही है और होम लोन का इंटरेस्ट अगर बढ़ गया है तो उस होम लोन के बढ़े हुए इंटरेस्ट का कैसे बेनिफिट उठा के हमारे फेवर में लाना है उससे रिलेटेड पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।